हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में लैंड एंड सॉइल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और इसके कंजर्वेशन को भी समझ लिया होगा और इनकी इम्पोर्टेंस को भी समझ लिया होगा। तो आज हम वाटर को पढ़ेंगे। वाटर क्योंकि हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स है, तो आज हम इसको सिर्फ अकेले वाटर को ही पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारे पास वाटर, यानी कि पानी। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है हमारे पास एक महत्वपूर्ण रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें जो लैंड, सॉयल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज हमने रिसोर्सेज वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स लगता तो है, बट अगर हम इसका केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे और जो है इसको पोल्यूट करेंगे तो क्या हो सकता है? हमें शॉर्टेज इसकी जो है ये कम पड़ सकता है और हम जो है इसकी शॉर्टेज से प्रभावित हो सकते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ज़मीन का जो है 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। सो आवर अर्थ इज आल्सो नोन एज वाटर प्लेनेट। तो इसीलिए हमारी अर्थ जो है किसके नाम से जानी जाती है? वाटर प्लेनेट। यानी अगर हम ऊपर स्पेस से देखें तो हमारी अर्थ ब्लू ब्लू लगती है, पूरा वाटर प्लेनेट लगती है, तो इसलिए हमारे अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion year back. जो आदिम महासागर यानी जो पुराने महासागर से हैं, उनमें जो लाइफ जो है वो ह्यूमन लाइफ से 3.5 बिलियन ईयर पहले ही शुरू हो गई थी। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लैनेट इन एनिमल लाइफ। और आज भी जो ओशंस हैं उन्होंने ज़मीन के 2/3 एरिया को जो है कवर कर रखा है एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ। और ये जो है एक जो है प्लैनेट बोल दिया मैंने, प्लांट्स और एनिमल लाइफ की रिच वैरायटी को जो है सपोर्ट करते हैं जिंदा रहने में, जीने में। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो ओशंस का वाटर है, जैसे कि हमने पढ़ा कि 2/3 पार्ट को कवर कर रखा है, और हमने लैंड वाले उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लैंड है वो हमारे पास कितनी, सिर्फ 30% है और बाकी 70% पर क्या है? 70% पर वाटर है। बट जो ओशंस के वाटर हैं वो कैसे हैं? वो खारे हैं, यानी नमक वाले हैं, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%। जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ कितना है? लगभग 2.7% है। Nearly 70% of this occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions। और इसका भी जो 70% है वो किस रूप में पाए जाते हैं? आइस शीट यानी बर्फ़ की चादरों के रूप में। इट मीन्स के बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर्स में, अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स में, ग्रीनलैंड और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी पहाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ के रूप में पाया जाता है 70% इस 2.7% का। Only 1% of fresh water is available and fit for human use। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ऐसा है जो कि अवेलेबल है, हमें वाटर के रूप में अवेलेबल है, और वो जो है ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो है और ये किसके रूप में पाया जाता है? ग्राउंड वाटर के रूप में, और सरफेस वाटर जैसे कि नदियों तालाबों के पानी के रूप में, और जो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसके रूप में पाया जाता है। तो हमारे पास सिर्फ 1% ऐसा वाटर है जो कि वाटर के रूप में अवेलेबल है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। फ्रेश वाटर जो है वो अर्थ पर जो है मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नेदर बी एडेड एंड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर जो है अर्थ में ना ही हम इसको ऐड कर सकते हैं और ना ही इसको घटा सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर अगर हमें पानी मिलता है तो हम अपने ओशंस में लाके पानी गिरा देंगे तो पानी और हो जाएगा और हमें ज़्यादा पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही हम इस पानी को घटा सकते हैं।
इट्स टोटल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, जो इसकी जो मात्रा है वो क्या है, स्थिर है, यानी कि जितनी है उतनी ही है. इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन. जो इसकी अवेलेबिलिटी है, जो इसकी जो हमें पर्याप्त है पानी जो हमें दिखता है, तो ये हमें सिर्फ इसकी अवेलेबिलिटी अलग अलग रूप में दिखती है, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट मोशन यानी हमेशा जो है गति में रहता है, लगातार जो है वो गति में रहता है. साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, जैसे कि ओशंस में जो साइकिलिंग होती है, द एयर द लैंड एंड बैक अगेन, वो हवा में जाता है, फिर ज़मीन पे आता है, फिर वापस हवा में जाता है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ. एवापोरेशन और प्रिसिपिटेशन और जो पानी बहता है उसके प्रोसेस के ज़रिए से. दिस इज़ एज यू ऑलरेडी नो इज़ रिफर टू एज द वाटर साइकिल. ये आप लोग ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस के हवा में जाना, फिर ज़मीन पे आना, फिर वापस जो है हवा में जाना, एवापोरेशन होना, प्रिसिपिटेशन होना और रन ऑफ होना, फिर वापस एवापोरेशन होना. तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं किसके नाम से, वाटर साइकिल के नाम से. हमने पिछली क्लासेस में इसको पढ़ रखा है. तो चलिए वाटर साइकिल का तस्करा आया है तो वाटर साइकिल को देख ही लेते हैं. ये है वाटर साइकिल. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ओशन से, ओशंस पे जब धूप पड़ती है तो पानी एवापोरेशन के रूप में एटमॉस्फेयर में जाता है. एटमॉस्फेयर में जब वो ड्रॉपलेट्स भारी होती है, वहाँ कंडेंसेशन होता है, तो फिर वो जो है प्रिसिपिटेशन के रूप में नीचे गिरती हैं, चाहे वो बारिश के रूप में गिरें, स्नोफॉल के रूप में गिरें. फिर वो मेल्ट होती है, बारिश का पानी होता है, वो ग्राउंड वाटर में जाता है. उसके बाद जो है फिर ग्राउंड वाटर से वापस जो है ओशन में जाता है. तो इस तरह हमारी वाटर साइकिल घूमती रहती है. हमारा वाटर साइकिल पानी जो है घूम घूम के आता रहता है. इट मीन्स कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास स्थिर है, यानी हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते. बस हमें ये चेंज होती हुई इसलिए दिखाई देती है. कभी ऐसा लगता है बारिश ज़्यादा हो गई, कभी ऐसा लगता है कम हो गई, हम सोचते पानी ज़्यादा हो गया, कम हो गया. बस ये सिर्फ महसूस होता है हमें, लेकिन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो जो है स्थिर ही है. तो चलिए, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. आगे बढ़ते हैं. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. ह्यूमन जो है वो सिर्फ पीने के लिए और नहाने धोने के लिए पानी को यूज़ नहीं करते, बल्कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं. किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए. वाटर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स एंड अदर यूसेज. इन सारी चीज़ों में जो है वो पानी का यूज़ करते हैं. नीचे आप लोगों के पास एक जो है वो दे दिया गया है, जिसके ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि एक एवरेज इंडियन, जो एक शहरी एवरेज इंडियन है, वो एक दिन में कितना पानी 135 लीटर पानी जो है वो डेली यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ड्रिंकिंग में 3%, कुकिंग में 4%, बाथिंग में 20%, इस तरह करके वो एक दिन में कितना यूज़ करते हैं, 135 लीटर पानी यूज़ करते हैं. तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब जो हमने वाटर को पढ़ा और हमने ये भी जाना कि सिर्फ हमारे पास 1% वाटर ऐसा है जो अवेलेबल है और जो फ्रेश है और जो हमारे यूज़ के लिए फिट है. अब हम वाटर की जो अवेलेबिलिटी है इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factor of shortage of fresh water due to drying up of water sources and water pollution. जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है और जो राइजिंग डिमांड्स फूड की, कैश क्रॉप्स की, और जो शहरीकरण है यानी जो अर्बनाइजेशन यानी शहर जितने ज़्यादा बनते जा रहे हैं और जो लोगों का लाइफ स्टाइल जो है चेंज होता जा रहा है, ये सारी जो है मेजर फैक्टर्स है वाटर शॉर्टेज की वजह से. क्योंकि इनकी वजह से क्या होता जा रहा है, इनकी वजह से जो वाटर सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं और वाटर सोर्सेज पॉल्यूट होते जा रहे हैं. जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, सेटअप होगा इंडस्ट्रीज़ का, उतने ज़्यादा वाटर पॉल्यूट होगा, उतने ज़्यादा उससे केमिकल्स निकलेंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है इन सारी वजहों से. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग
शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, ये सारे देश जो है फ्रेश वाटर की सप्लाई से जूझ रहे हैं। Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity। जितनी कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन पे हैं वो ज़्यादा जो है जो पानी के सूखने की प्रॉब्लम से जो है वो ज़्यादा उनको फेस करें, वहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी है। वाटर शॉर्टेज में बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल रेनफॉल। वाटर की जो शॉर्टेज है वो ऐसा लगता है कि सीजनल यानी जो मौसमी बारिश होती है और जो एनुअल बारिश होती है, यानी कि एक साल में इतनी बारिश हो जानी चाहिए, इसकी वजह से कभी कभी आपको अलग अलग महसूस हो सकती है कि कभी ऐसा होता है कि बारिश कम होती है तो पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी जो है ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। द स्कैरिसिटी इज़ कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। और जो ये स्कैरिसिटी है वो क्या हो रहा है, पानी का जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवर जो यूज़ कर रहे हैं लोग, अति दोहन कर रहे हैं, फ्रेश वाटर को वेस्ट कर रहे हैं और जो पोल्यूट कर रहे हैं, इसकी जो वाटर जो कम हो रहा है ये इसका मेन कॉज है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। होप सो कि आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी और आप लोग ये ज़रूर प्रॉमिस करे होंगे अपने आप से कि आप जो है फ्रेश वाटर को कंजर्व करेंगे और जो है उसको पॉल्यूट नहीं करेंगे। तो आपके सामने मैंने एक मैप रख दिया है। ये वो कंट्रीज़ है जिनमें वाटर क्राइसिस के मोस्ट रिस्क हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो है कतर है, नंबर 2 पे इज़राइल है, इसी तरह नंबर 13 पे जो है इंडिया है, पाकिस्तान है, 14 पे ईरान है, बहरीन है, जॉर्डन है, कुवैत है, लबनान है, ये सारे सऊदी अरबिया है, ये सारे देश जो हैं इसमें जो है आप जिनमें ये एक्सट्रीमली हाई यानी जिनमें जितना रेड कलर का है, ये जितना डार्क, आप होप सो कि आप लोगों को जो है मैप देखना आता होगा, ये जितने डार्क कलर का है वहाँ पर पानी की कमी उतनी ज़्यादा है। हमारे इंडिया में भी जो है पानी की कमी, वाटर क्राइसिस हो सकता है। ये हाईली एक्सट्रीमली हाई एरियाज़ में हमारा इंडिया भी आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अब हम जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी वाटर के अवेलेबिलिटी के लिए और वाटर को पढ़ा कि हमारे पास ओनली 1% वाटर है। अब हम इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह इस जो ये हमारे पास मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर इज़ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। साफ़ सुथरे पानी तक और जो पानी की जो प्रचुर मात्रा जो हमें पर्याप्त है, पानी की जो मात्रा हमें पर्याप्त है, उस तक पहुंच आज के वर्ल्ड की जो है मेजर प्रॉब्लम बन गई है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कॉन्टिमिनेंट। जो अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड जो कूड़ा कचरा जो और जो केमिकल्स जो वाटर बॉडीज़ में फेंके जाते हैं, बहाए जाते हैं, और एग्रीकल्चरल केमिकल्स और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो वाटर बॉडीज़ में बहाए जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे वाटर को मेजर तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और जो इनमें से मोस्ट केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये क्या करें, पानी के ज़रिए से ह्यूमन बॉडीज़ में पहुँच रहे, जो कि ह्यूमन बॉडीज़ में डिफरेंट तरह की डिसीज़ को पैदा कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय डूइंग सम मेथड्स। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ मेथड्स को अपनाकर, कुछ मेथड्स पर अमल करके। नंबर 1 है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट और जो दूसरे वेजिटेशंस है वो क्या करते हैं, वो सरफेस रन ऑफ को बचाते हैं एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और जो अंडरग्राउंड वाटर उसको दोबारा रिप्लेनिश करते हैं, यानी दोबारा उनको और उनकी मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। जो पानी का संचय है ये एक जो है अलग मेथड है, एक और तरीक़ा है जिसके ज़रिए से हम सरफेस वाटर जो है उसको बहने से, उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लाइन्ड टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। जो
फील्ड्स यानी खेतों को जो सिंचाई करने के लिए जो नहरें बनाई जाती हैं उनको प्रॉपरली जो है उनको प्रॉपर तरीक़े से बनाना चाहिए, प्रॉपरली लाइन यानी प्रॉपर वे में बिल्कुल बनाना चाहिए, जिससे कि पानी की कमी को, वाटर सीपेज को जो है पानी के बहाव को, जो पानी बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको हम जो है कम कर सकें। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लूजेस थ्रू सीपेज एंड एवेपोरेशन। जो स्प्रिंकलर्स होते हैं यानी कि जो स्प्रिंकल मेथड होता है इरिगेशन का, उसके ज़रिए से और एवेपोरेशन के ज़रिए से हम जो पानी के जो सीपेज है, पानी का जो ज़्यादा जो बहाव हो रहा है, उसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल इन ड्राई रीजन। ड्रिप स्प्रिंकल्स को हम देखेंगे कि किस तरह इसके ज़रिए से इरिगेशन किया जा सकता है। ड्रिप यानी कि बूंद बूंद के ज़रिए से जो इरिगेशन किया जाता है, ये ड्राई रीजन्स में बहुत यूज़फुल होता है। इस तरह क्या होता है, पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और इरिगेशन भी हो जाती है। तो चलिए हम एक फ़ोटो देख लेते हैं। ये स्प्रिंकलर मेथड है इरिगेशन का, और ये ड्रिप और ट्रिकल मेथड है कि इसके ज़रिए से ये देखें, ये ऊपर से ली गई फ़ोटो है। इस तरह पौधों में जो है ड्रिप ड्रिप पानी गिरता है और उनकी इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर इस तरह ये पंप्स जो है वो चलते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं और इस तरह खेतों की सिंचाई हो जाती है। तो इनके ज़रिए से जो है क्या किया जा सकता है, पानी की जो बहाव है, जो ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, उस पर जो है रोकथाम लगाई जा सकती है, उसको कवर किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह चैप्टर को पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए और अगर आप अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्न साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।